दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सिविल सेवा अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक आज़ादी की कहानी का अध्याय 9 भ्रम की स्थिति। इस पुस्तक में अत्यंत ही सरल तथा रोचक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज़ादी की कहानी का अध्याय 9 भ्रम की स्थिति। सन 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के रूप में कांग्रेस के विभाजन के कारण स्वतंत्रता आंदोलन में भ्रम की स्थिति आ गई। यह अंग्रेजों के लिए खुश होने वाली बात थी। अब उन्होंने दो तरह की नीतियों का सहारा लिया। पहला तो यह कि मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने के लिए फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। दूसरे यह कि अंग्रेज सरकार गरम दल के नेताओं से थोड़ा घबराती थी, इसलिए उसने यह नीति अपनाई कि नरम दलीय नेताओं को अपने पक्ष में करके उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस से अलग थलग कर दे। वैसे भी सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया था और गरम दली नेता अलग किए जा चुके थे। नरमपंथियों को खुश करने के लिए अंग्रेज सरकार ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की घोषणा की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार सन 1909 के इस अधिनियम के द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय काउंसिल में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन चूंकि इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंग्रेज अफसरों का ही बहुमत था, इसलिए इस सुधार ने नरमपंथियों को निराश ही किया। यहाँ तक कि स्वयं मार्ले ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि इन सुधारों का कोई संबंध भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना करने से नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार का सबसे प्रतिक्रियावादी पक्ष रहा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना करना। अंग्रेजों का मानना था कि चूंकि हिंदू और मुसलमानों के राजनीतिक हित अलग अलग हैं, इसलिए अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी जरूरी है। यहीं से अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने के राजनीतिक बीज बो दिए थे। अंग्रेज यह देख रहे थे कि पिछले जो भी आंदोलन हुए हैं उनमें हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर भाग लिया है। यह एकता उनके हितों के विरुद्ध थी। इसी कारण उन्होंने धर्म को आधार बनाकर दोनों के बीच एक दरार पैदा कर दी। अंग्रेजों ने नरमपंथियों और गरमपंथियों में फूट पैदा करने के लिए कुछ और भी घोषणाएं की, जिनके माध्यम से वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि अंग्रेज सरकार भारत की मांगों के प्रति गंभीर है। उन्होंने सन 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही केंद्र सरकार का मुख्यालय कलकत्ता से दिल्ली लाने की भी बात कही। इसके बावजूद अंग्रेजों की ये घोषणाएं नरमपंथी नेताओं को खुश नहीं कर सकीं। उन्होंने स्वयं को ठगा हुआ सा महसूस किया। गरमपंथी तो पहले से ही इस तरह की किसी भी छिटपुट घोषणा के विरुद्ध थे। अंग्रेजों की इस घोषणा ने आगे से भारतीय जनता पर गरमपंथियों की पकड़ को मजबूत ही बनाया। होम रूल लीग आंदोलन। भले ही भारत में स्वतंत्रता का जन आंदोलन थम सा गया था, लेकिन लोगों के अंदर विद्रोह का लावा उबल रहा था। वे इस प्रतीक्षा में थे कि कोई उनका नेतृत्व करे। नेतृत्व के इसी अभाव ने इस काल को संभ्रम का काल बना दिया था। नेतृत्व विहीन लोग अपने अपने स्तर पर अपने अपने आक्रोशों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। आखिरकार 6 साल की लंबी सजा काटने के बाद लोकमान्य तिलक जेल से बाहर आए। अब तक उनका नाम अत्यंत लोकप्रिय और देश भर में सम्मानित बन चुका था। बाहर की खामोशी से तिलक चौंके। उन्होंने इस सच्चाई को समझा कि देश में कोई भी जन आंदोलन खड़ा करने के लिए कांग्रेस संगठन को पुनर्जीवित करना जरूरी है। कुछ भी हो, आखिर अब तक कांग्रेस ने अपनी स्थापना के
30 वर्ष पूरे कर लिए थे और उसके नेतृत्व में बंग भंग के विरोध में एक जबरदस्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जा चुका था। ऐसी स्थिति में लोकमान्य तिलक ने मुख्य रूप से 2 राजनीतिक कदम उठाए। इसके पहले कदम के अंतर्गत उन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। चूंकि इस समय कांग्रेस पूरी तरह निष्क्रिय थी, इसलिए 68 वर्षीय श्रीमती एनी बेसेंट ने भी अपनी एक अलग होम रूल लीग की स्थापना कर दी। इन दोनों संगठनों के बीच किसी तरह का कोई टकराव और दुराव न हो, इसलिए दोनों ने आपस में अपने अपने कार्यक्षेत्रों का बंटवारा भी कर लिया। अब तिलक देश का दौरा करके होम रूल लीग का प्रचार करने लगे। इसी समय उन्होंने मराठी में 6 और अंग्रेजी में 2 पर्चे निकाले ताकि उनका प्रचार कार्य तेज हो सके। लीग की शाखाएं भी खोली गईं। उस समय तक तिलक इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनके 60वें जन्मदिन पर जब समारोह का आयोजन किया गया तो उन्हें 1 लाख रुपए की थैली भेंट की गई। दूसरी ओर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग की 200 शाखाओं ने नगरों, कस्बों और गांवों में अपना काम करना शुरू कर दिया। इनकी सारी गतिविधियों का एकमात्र लक्ष्य था होम रूल यानी स्वशासन की मांग के लिए व्यापक आंदोलन छेड़ना। इसने लाखों पर्चे बांटकर तत्कालीन सरकार की पोल खोली। स्थान स्थान पर जनसभाएं आयोजित की गईं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम ये हुआ कि जब 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ तो उसमें न केवल तिलक को कांग्रेस में फिर से शामिल कर लिया गया, बल्कि कांग्रेस के गर्मपंथी और नरमपंथी दल एक हो गए। सच तो ये है कि 10 वर्षों तक अलग रहने के बाद इन दोनों दलों के नेताओं ने यह महसूस किया था कि इस तरह विभाजित होकर कोई भी अकेला जन आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता। लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की एक दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि न केवल कांग्रेस के दोनों दल एक हुए, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने ही लखनऊ पैक्ट किया और दोनों ने अपने मतभेदों को भुलाकर सरकार के सामने एक जैसी राजनीतिक मांगें रखीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों संगठनों ने अपने अपने अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित राजनीतिक सुधार को स्वीकार कर लिया जाए और ब्रिटिश सरकार ये घोषणा करे कि वह जल्द ही भारत को स्वराज दे देगी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा। हिंदू और मुसलमानों की यह एकता ब्रिटिश सत्ता को परेशान करने वाली थी। इस एकता ने देशवासियों में पुनः उत्साह पैदा कर दिया था। ऐसे समय में अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई कि किसी तरह राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करके जन उत्साह को कम किया जाए। इसी दृष्टि से सन 1917 में यह घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटेन की नीति यह रहेगी कि यहाँ धीरे धीरे स्वायत्त संस्थाओं का विकास किया जाए। इसी घोषणा की पूर्ति के लिए 1 साल बाद 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई, लेकिन तब तक भारतीय नेताओं की स्वराज की आकांक्षा इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि ये छोटे छोटे सुधार राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सके। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार की क्रूर दमन नीति पहले की तरह जारी थी। भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया। अनेक राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। इससे जनता में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने की भावना और सुदृढ़ हुई। सन 1918 तक पहुंचते पहुंचते होम रूल लीग का आंदोलन भी कमजोर पड़ गया। निश्चित रूप से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना की घोषणा से राष्ट्रवादियों के बीच कुछ तो दरार पड़ी। इसके बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि होम रूल लीग के आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि इसने भविष्य के संघर्ष के लिए योद्धा तैयार कर दिए थे। एक ऐसी राष्ट्रव्यापी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी जिसके मन और मस्तिष्क में स्वराज शब्द गूंजने लगा था। उस भावना की नींव पड़ चुकी थी जो अपने राज की मांग की पूर्ति से कम में संतुष्ट होने वाली नहीं थी। होम रूल आंदोलन ने पूरे देश में जो एक जीवंत वातावरण तैयार कर दिया था, वही महात्मा गांधी को
विरासत के रूप में मिला, जिससे वे अपना जुझारू आंदोलन शुरू कर सके। इस आंदोलन ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, मद्रास, सिंध आदि उन नए क्षेत्रों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल कर दिया जहां अभी तक विशेष हलचल नहीं हुई थी। एक प्रकार से स्वराज की मांग संबंधी इस आंदोलन ने आज़ादी की मांग को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के बीच जब महात्मा गांधी के सत्याग्रह का शंखनाद हुआ तो वह पूरे देश में गूंज उठा। विश्व युद्ध से उपजी आशा निराशा। इसी बीच सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में एक तरफ थे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, रूस और जापान तथा दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। असल में यह दूसरे देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने की लड़ाई थी। उस समय किसी भी देश की प्रतिष्ठा, शक्ति और उसका आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता था कि उसके पास कितने अधिक उपनिवेश हैं। भारत के नेताओं ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने का फैसला किया। उनका मानना था कि यदि भारत ने ब्रिटेन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की तो उससे ब्रिटेन असम्मानमंद होकर भारत को जल्दी आज़ाद कर देगा। लेकिन उनका यह सोचना गलत सिद्ध हुआ। सन 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब ब्रिटेन ने ऐसी कोई विशेष घोषणा नहीं की जिससे भारतीय नेताओं को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। इस प्रकार स्वराज की भावना के उबाल पर ब्रिटेन सरकार ठंडे पानी के छींटे देने में असफल रही। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर काफी प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के कारण एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में राष्ट्रवाद की लहर फैली। इन महाद्वीपों के अधिकांश देश उपनिवेशवाद के शिकार थे। ये गुलाम देश स्वराज के लिए छटपटाने लगे। इन देशों को आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वराज की उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। जब पहला विश्व युद्ध जारी ही था तब सन 1917 में रूस में एक क्रांति हुई। रूसी नेता लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने रूस में जार का तख्ता पलट दिया। इस क्रांति ने गुलाम देशों के लोगों को यह संदेश दिया कि किसी भी देश की जनता के अंदर अपार शक्ति छिपी होती है और यदि उसे संगठित किया जाए तो उससे बड़े से बड़े निरंकुश शासक के तख्ते को पलटा जा सकता है। भारतीय जनता इससे उत्साहित हुई और उसके अंदर राष्ट्रवाद की लहरें हिलोरे भरने लगीं। दोस्तों, ये था डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक आज़ादी की कहानी का अध्याय 9, भ्रम की स्थिति। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये काल जो है ये कांग्रेस के विभाजन के कारण भ्रम की स्थिति में रहा, क्योंकि उस समय देश में कोई निश्चित नेतृत्व नहीं था। लेकिन इसको आगे बढ़ाने में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध ने अन्य देशों को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया कि किस तरह से एक देश अपनी उपनिवेशी सत्ता को अपने यहाँ से हटाने में जो है प्रयास कर सकता है। और रूस में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ जिससे जार की सत्ता का तख्ता पलट किया गया, उससे अनेक देशों को, राष्ट्रवादियों को एक नई ऊर्जा और चेतना मिली। दोस्तों, पुस्तक का अगला अध्याय अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।